हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। साइकोलॉजी ऑप्शनल की डिस्कशन को दोस्तों हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और आज हम जानेंगे, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, हमें दो डिबेट्स एंड डिस्कशंस जो हैं वो करनी है। ईशा, याद है लास्ट टॉपिक जो मैंने आपको बताया था कि साइकोलॉजी को हमें समझना है एज अ नेचुरल साइंस और एज अ सोशल साइंस। यानी कि साइंटिफिक मेथड से भी हम कोई कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं, लेकिन हमेशा जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लेबोरेटरी कंडीशंस होती है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, हमेशा उसके अंदर इन्वॉल्व होकर ज़रूरी नहीं है कि हम ह्यूमन बिहेवियर को, नेचर को, मेंटल प्रोसेसेस को, उनके इमोशंस को, उनके परसेप्शंस को, एटीट्यूड को, पर्सनैलिटी को, इन सारे कंपोनेंट को समझ पाएँ। इसलिए हमें साइकोलॉजी को सोशल साइंसेस की तरह भी देखना होता है, राइट। लेकिन अब मैं आपको ईशा डिटेल में बताऊंगा, और आप सभी को मैं डिटेल में बताऊंगा कि हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि साइकोलॉजी एक्चुअली जब हम बोलते हैं कि वो नेचुरल साइंस है, तो वो नेचुरल साइंस की तरह साइकोलॉजी का डोमेन वर्क कैसे करता है, और सोशल साइंसेस जब हम उसको बोलते हैं तो सोशल साइंस हम उसको क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या है, और साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस वर्क कैसे करती है। ओके, सबसे पहले तो एक चीज समझो आप ईशा, कि जो साइकोलॉजी है ना, साइकोलॉजी एज अ डोमेन की जो शुरुआत हुई है वो फिलॉसफी से हुई है। ठीक है, ये भी एक सब्जेक्ट होता है फिलॉसफी। यूपीएससी में ऑप्शनल भी है फिलॉसफी, और 11th-12th में भी होता है फिलॉसफी, कॉलेज में भी होता है फिलॉसफी ऑनर्स। ठीक है, नाम तो सुना ही होगा इसका ईशा सब्जेक्ट का। आप मुझे मतलब बताओ कि फिलॉसफी का मतलब क्या होता है। पोएट्री समथिंग, अच्छा, ये समझते हो फिलॉसफी। ठीक है, मैं आपको क्लियर बताता हूँ। देखो, फिलॉसफी के अंदर क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे आप मुझे किसी सिचुएशन में बहुत कुछ ज्ञान देने लगो, मुझे कुछ समझाने लगो, ठीक है, या फिर आप देख रहे हो कि मैं किसी चीज़ में ओवर थिंक कर रहा हूँ, किसी चीज़ के बारे में बहुत डीप तरीके से सोच रहा हूँ, तो आप अपनी बातें सामने लाने लगो। आपने सुना होगा ना, इरिटेशन में हम लोग अपने दोस्तों से कहते हैं भाई फिलॉसफी मत झाड़ हमारे सामने, ठीक है, यानी कि ज्ञान मत दो हमें। फिलॉसफी क्या होता है, किसी भी चीज़ के बारे में मल्टीपल एंगल से सोचना, ठीक है, और उसके मल्टीपल मल्टीपल एंगल से सोचना, और उसके मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स जो है वो डेवलप करना। अब फिलोसफिकल कोई भी जो चीज़ होती है ईशा, क्या वो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव होती है कि सब्जेक्टिव होती है, यानी कि वो यूनिवर्सल होती है या फिर पर्सनलाइज होती है काफ़ी ज़्यादा। ज़्यादातर चीज़ अगर मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पर थिंकिंग है, पर्सन का खुद का पर्सपेक्टिव है, तो ये चीज़ें होलिस्टिक हैं, यूनिवर्सल हैं, ऑब्जेक्टिव है, या फिर ये इंडिविजुअलिस्टिक है, सब्जेक्टिव है, कैसा है ये डोमेन, बताओ। है ना, यहाँ पर जो भी पर्सन सोच रहा है, समझ रहा है, उसकी जो भी थिंकिंग है, उसकी जो भी ओपिनियन है, वो एक तरीके से सब्जेक्टिव नेचर के ही हुए ना। अब क्या होता है, फिलॉसफी की जो शुरुआत हुई वो एज अ सब्जेक्ट, एज अ डिसिप्लिन, या फिर एज अ डोमेन, हम ये कह सकते हैं। कौन सी कंट्री में हुई ईशा, कैन यू गेस, बताओ। नहीं पता, कंट्री थी ग्रीस। ग्रीस के अंदर आपने प्रोमिनेंट थिंकर्स के बारे में, जो जिनके नाम मैं बताने जा रहा हूं, आपने उनके नाम सुने होंगे पक्का। इन दोनों को जानती हो ईशा, ये कौन है फिलोसफिकल थिंकर्स? ये इमेजेस हैं सोक्रेटिस की और उसके शिष्य की, प्लेटो की, है ना। आपने नाम सुना होगा, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, प्लेटो, ठीक है। तो जो सोक्रेटिस जो थे, जो प्लेटो के गुरु थे, सोक्रेटिस को माना जाता है एज फाउंडर ऑफ फिलोसफिकल डोमेन, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में होमवर्क करके ये बताना कि फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी किसे कहा जाता है, और दूसरा होमवर्क आपका ये, आपको फादर ऑफ फिलोसफी बताना है। दो पूछे मैंने आपसे, एक मैं नॉर्मली आपसे कह रहा हूं कि फादर ऑफ फिलोसफी बताओ वो किसको माना जाता है, और दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया कि आप ये बताओ कि फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी कौन है, ठीक है। ये आपके दो होमवर्क हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है।
अब जो साइकोलॉजी है इसकी रूट जो है वो फिलॉसफी में छुपी हुई है। कैसे? मतलब कहने का मतलब ये, अगर मैं इजी वर्ड्स में अगर आपको बताऊं, राइटर हमें ये बता रहा है, ईशा क्रिस्टल क्लियर बात, कि साइकोलॉजी का डोमेन एज अ सब्जेक्ट फिलॉसफी से एक उसकी सब ब्रांच होकर अलग तरीके से निकला हुआ है ये सब्जेक्ट। कैसे? जैसा कि मैंने अभी आपको फिलॉसफी के इंट्रोडक्शन में बताया ईशा, कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर हम सोचते हैं, एक पर्सपेक्टिव डेवलप करते हैं। ये काफ़ी हद तक एक सब्जेक्टिव चीज़ होती है, क्योंकि ईशा ओपिनियन तो किसी का भी किसी भी चीज़ को लेकर बन सकता है ना। ज़रूरी तो नहीं ना कि आपकी बेस्ट फ्रेंड को जो पर्सन पसंद आ रहा हो बाय नेचर एज फ्रेंड, या फिर कोई भी जिसके साथ हैंग आउट करना उसको अच्छा लग रहा हो, तो ज़रूरी नहीं ना कि सारे के सारे लोग जो उससे अच्छे लग रहे थे वो आपको भी अच्छे लगेंगे। आपका ओपिनियन, आपका पर्सपेक्टिव, आपकी थिंकिंग, आपको जो सामने वाले से इनसाइट्स मिल रही हैं वो बहुत अलग हो सकती है ना, चाहे भले ही वो आपका खून का रिश्ता हो, यानी कि घर वालों को जो इंसान पसंद हो, या फिर आपके बेस्ट फ्रेंड को जो पसंद हो। ज़रूरी तो नहीं ना कि आपको सारे इंसान वही पसंद आएंगे जिसके साथ वो एंगेज हैं या फिर इंडल्ज हैं या इन्वॉल्व है ना। अब फिर जो साइकोलॉजी है वो सब्जेक्ट एक अलग होकर कैसे निकला फिलॉसफी से? फिलॉसफी में हम इंसानों के थिंकिंग की, उनके आर्ग्यूमेंट की, उनके ओपिनियन की, उनके सब्जेक्टिव नेचर की बात तो कर लेते थे, लेकिन ईशा ये भी तो ज़रूरी है ना कि हम ये भी तो समझें कि साइंटिफिक तरीके से पर्सन ऐसा ही क्यों सोच रहा है, पर्सन इस इंसान के साथ प्यार क्यों कर रहा है, पर्सन को इस इंसान से नफरत क्यों है, पर्सन इस इंसान के साथ अटैच्ड क्यों है, वो एग्रेशन क्यों शो कर रहा है, उसको गुस्सा क्यों आ रहा है ना। और बल्कि हो सकता है सेम बातों पर किसी के इमोशंस और रिएक्शंस बिल्कुल अपोजिट हो। आपको किसी की बातों पर चिड़चिड़ाहट मच रही हो अंदर से, आपको गुस्सा आ रहा हो, एग्रेशन आ रहा हो, फ्रस्ट्रेशन आ रहा हो, लेकिन सामने वाला जो को सुन रहा है कोई थर्ड पर्सन, वो बिल्कुल कूल है, वो उसकी बातों को एंजॉय कर रहा है, लेकिन आपको कोई पर्सन एनोइंग लग रहा है। तो हमें इस चीज को साइंटिफिकली वेरीफाई भी तो करना था ना। तो फिर कुछ लोगों ने ये देखा कि यार ये ओपिनियन, थिंकिंग वगैरह, इन सब के पीछे ना जो ह्यूमन का ह्यूमंस का जो माइंड होता है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और फिर जाकर एक नया डोमेन निकला जिसमें हमने सोचा कि साइंटिफिक तरीके से हमें इस माइंड की खोज करनी है, इसकी गहराई में जाना है, ताकि इंसानों के बर्ताव को और स्वभाव को हम लोग समझ सकें। ऐसे करते हुए फिलॉसफी से अलग होकर एक सब्जेक्ट डोमेन की ब्रांच निकली, एक प्रॉपर डिसिप्लिन निकला जिसको साइकोलॉजी कहा गया। आपको याद होगा ईशा, हमारे सिलेबस में भी साइकोलॉजी का ओरिजिन के बारे में बात करी गई है एक पॉइंट में, है ना। तो यहां से आपका ये वाला एंगल कवर होता है, इसलिए मैंने इतना डिटेल में इसको बताया आपको। ठीक है, समझ गए? तो ये अलग क्यों हुआ फिलॉसफी से? क्योंकि ईशा फिलॉसफी के अंदर सिर्फ पर्सन की ओपिनियन, उसकी थिंकिंग, उसकी ओवर थिंकिंग, वो क्या सोच रहा है, वो क्या बोल रहे हैं, सिर्फ इसके बारे में बात करी जाती थी। उसके पीछे कोई लॉजिक या रैशनैलिटी के पीछे बात नहीं करी जाती थी। देखो एक चीज क्लियर करता हूं ईशा, हम जब भी कोई ओपिनियन देते हैं ना, और अगर हमें सामने वालों की नज़रों में उस ओपिनियन को बिल्कुल सिद्ध ठहराना है, बिल्कुल सही प्रूव करना है, तो हम फिर उसको अपने हिसाब से रीज़न देकर उसको शांत भी करवा सकते हैं। ऐसा है कि नहीं है बताओ, है ना। हम चुप भी करवा सकते हैं उसे। कई कई लोगों की आदत होती है जोर की बोल बोल कर किसी को चुप करवा देते हैं। कई लोग अपने खुद के आर्ग्यूमेंट दे देकर ऐसी बात को प्रूव कर करके सामने वाले की बातों को हर बात पे काटना, उनको काउंटर करना, ऐसा करके भी चुप करवा देते हैं। लेकिन हमें, मतलब कुछ लोगों को इतिहास में ये वेरीफाई भी करना था कि इसके पीछे साइंटिफिक रैशनैलिटी क्या है। एक वर्ड याद है शायद, एम्पेरिकल एविडेंस, जिसको आप साइंटिफिकली किसी भी चीज को वेरीफाई कर सको। तो सिर्फ कोई किसी पर्सन का कोई थिंकिंग या ओपिनियन है, जरूरी तो नहीं ना कि वो पर्सन जो सोच रहा है कि मेरा ओपिनियन तो ठीक है, लेकिन वो हमेशा ऑब्जेक्टिव हो, सबकी नजरों में वो ठीक हो, जरूरी तो नहीं ना। इसलिए साइकोलॉजी ऐसा डोमेन का बर्थ हुआ कि हम ह्यूमन थिंकिंग को और उनके थिंकिंग पैटर्न को, उनके माइंड को, उनके ओपिनियन को, उनके नेचर को साइंटिफिक तरीके से वेरीफाई कर सकें। ओके, तो जो आज के जमाने में, आधुनिक जमाने में जो ये मॉडर्न साइकोलॉजी है, ये इसलिए डेवलप हुई है क्योंकि हम साइकोलॉजिकल फिनोमेना के अंदर क्या करते हैं, साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करते हैं। फिलॉसफी की डोमेन में साइंटिफिक मेथड्स अप्लाई होते थे क्या ईशा, अभी तक आपने जितना सुना मुझसे?
नहीं ना, हम तो एज सच पर्सन के ओपिनियंस को, उनके आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर लेते थे, है ना। लेकिन मॉडर्न साइकोलॉजी इसलिए डेवलप हुई फिलॉसफी से अलग होकर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग किसी भी साइकोलॉजिकल फिनोमेना को स्टडी करने के लिए हम लोग ना साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करते हैं। अब आप कहोगे सर ये कौन से साइकोलॉजिकल फिनोमेना की बात हो रही है? वही सारे जो माइंड के साथ एसोसिएटेड होते हैं। आपका लर्निंग हो गया, मेमोरी हो गया, अटेंशन, परसेप्शन, मोटिवेशन, इमोशन, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी एंगर, आपका फ्रस्ट्रेशन, आपकी अटैचमेंट, ये सारी चीज़ें, ये सारी इमोशंस, ये सारे पर्सनैलिटी के एट्रीब्यूट्स पर्सन के दिमाग की उपज ही तो होती है, राइट। हर कोई हर किसी के साथ अटैच फील नहीं करता, हर किसी को हर किसी की बात पे गुस्सा भी नहीं आता, लेकिन जिनको आता है तो उनके दिमाग में कुछ तो चल रहा होगा ना, है ना, किसी पर्सन को लेकर, सामने वाले को लेकर। ओके, तो जब हमने इस फिलॉसफी के एंगल में, मान लो ये सोक्रेटिस है और ये जो है ये अपनी किसी बात पे एक फिलॉसफी की एक आर्गुमेंट दे रहे हैं, लेकिन जब इसको मर्ज करा गया साइंटिफिक मेथड से कि भाई इनके दिमाग में चल क्यों रहा है, इन्होंने ये वाली बात करी ही क्यों, तो जब आप फिलॉसफी में, जैसे ये तो कंप्लीटली फिलोसफिकल एंगल है कि यहाँ पर जो सोक्रेटिस हैं वो अपने शिष्य प्लेटो को कुछ समझा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम साइंटिफिक तरीके से इनको वेरीफाई करेंगे कि इनके दिमाग में चल क्या रहा है, अगर इसको जानने की कोशिश करें तो ये फिलॉसफी की फील्ड सिर्फ फिलॉसफी की फील्ड नहीं रह जाएगी, फिर ये बन जाएगी साइकोलॉजिकल डोमेन। ऐसे ऐसे बर्थ हुआ साइकोलॉजी का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा साइकोलॉजी के बर्थ का बैकग्राउंड अच्छे से, ठीक है। अब जो विज्ञान है ना, विज्ञान एक चीज पर बहुत ज्यादा अपना एम्फेसिस जो है वो पुट करता है, साइंस का डोमेन। साइंस हमेशा ज्यादातर उन चीजों पर फोकस करता है जिसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी हो। और ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है ईशा? क्या वो किसी इंडिविजुअल के साथ रिलेटेड है या फिर जनरल पॉपुलेशन उस पर एग्री करे? क्या समझते हो आप इस वर्ड से? कि यूनिवर्सल है या फिर सब्जेक्टिव चीज होती है? एक पर्सन की बात होती है ऑब्जेक्टिविटी, या फिर मल्टीपल लोगों की बात होती है? मल्टीपल लोगों की बात होती है, मल्टीपल लोगों का ओपिनियन होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि संसार में A to Z सबका ही ओपिनियन होता है जब मैं ऑब्जेक्टिव वर्ड बोल रहा हूँ, या किसी भी चीज़ को ऑब्जेक्टिव, मतलब किसी भी चीज़ में मैं ये बोल रहा हूँ कि ये इवेंट ऑब्जेक्टिविटी के साथ फैमिलियर है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि उस चीज़ की एक पर्सन से ज़्यादा एप्लीकेशन होना, ठीक है। तो साइंस जो है वो बहुत एम्फेसिस देता है ऑब्जेक्टिविटी पे, और इस ऑब्जेक्टिविटी को हम तब ऑब्टेन कर सकते हैं अगर हमारा किसी कंसेप्ट को लेकर, या उस चीज को हमें मेजर कैसे करना है, अगर इस पे एक कंसेंसस बिल्ड हो, अगर इस चीज पे कंसेंसस बिल्ड हो। अब ईशा कंसेंसस क्या होता है, ये मेजॉरिटी से कैसे अलग होता है, मैं आपको ये समझाता हूं। जैसे मान लो कि 5 लोग हैं, 3 किसी चीज में बोलते हैं यस और 2 किसी चीज में बोलते हैं नो, तो मेजॉरिटी किसकी तरफ है? 3 की तरफ, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन कंसेंसस क्या होता है? कंसेंसस में ना किसी भी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं होता, हर कोई उस पर एग्री करता ही करता है, उस चीज को हम कंसेंसस कहते हैं। तो है ना, बताया था ना। तो अब साइंस जो है, साइंस एक ऐसी डोमेन है जिसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी होती है, और वो ऑब्जेक्टिविटी इसी बात को लेकर होती है कि यहां पर जो भी कंसेप्ट्स होते हैं जो साइंस के साथ रिलेटेड होते हैं, जो साइंटिफिक मेथड्स होते हैं, या फिर कोई कंसेप्ट मान लो, चलो मेथड्स की भी बात ना भी करो, जो कंसेप्ट्स हैं, और उसकी जब हम उन कंसेप्ट्स की जब डेफिनेशन दे रहे हैं, या फिर अगर हम उनके तौर तरीके बता रहे हैं कि हाउ दे कैन बी मेजर्ड, तो उस पर ज़्यादातर लोगों का एक कंसेंसस है, ज़्यादातर लोगों का एक कंसेंसस है। जैसे एक मैं आपको बात बताता हूँ, अब इसमें आप मुझे बताना कि मेजॉरिटी ओपिनियन अप्लाई होंगे या फिर ये कंसेंसस जर्नल ऑब्जेक्टिव बात है। अगर एक मदर 9 महीने प्रेग्नेंट है तो उसको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब इसमें कोई किंतु परंतु करने वाली बात है क्या? नहीं ना।
माँ की कोख से जब बच्चा निकला है, इनिशियल मंथ्स में उसको बहुत संभालना है, उसे टाइम पर ब्रेस्ट फीडिंग करनी है, उसकी केयर करनी है, ताकि उसे आगे चलकर अच्छी वैल्यूज मिले और वो कंफर्ट जोन में बड़ा हो बच्चा। इस चीज में किसी का कोई डिसएग्रीमेंट हो सकता है? बताओ। नहीं ना, कंसेंसस ही है ना ये चीज। समझ गए आप कंसेंसस का मतलब क्या होता है? ओके। तो साइंस साइंस जो है, साइंस में जो डेफिनेशंस होती हैं, जो कंसेप्ट्स होते हैं, उनको कैसे मेजर करा जाता है, इस पर कंसेंसस बिल्ड होता है। क्योंकि कंसेंसस क्या किसी एक पर्सन को हम कह सकते हैं ईशा कि किसी एक पर्सन का वो है, मतलब आर्ग्यूमेंट है, वो एग्री कर रहा है, तब हम उसे कंसेंसस कहेंगे? या फिर जनरल पॉपुलेशन, ज्यादातर लोग उस पर सहमति जता रहे हैं, बताओ, तब वो चीज कंसेंसस कहलाएगी। ऑब्जेक्टिव है ना वो चीज, कि सब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। अब साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी इन्फ्लुएंस हुई थी एक पर्सन के एफर्ट्स की वजह से, ऐसा राइटर हमें बता रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इन्फ्लुएंस करा साइकोलॉजी को, तो ऐसा नहीं है कि आप इनको कुछ फादर ऑफ साइकोलॉजी मान लो। ये फादर ऑफ साइकोलॉजी नहीं है जो आपके स्क्रीन पर आपके सामने आपको नाम दिख रहा है। इस पर्सन का नाम था ईशा रेने डेस्कार्टिस। ये है रेने डेस्कार्टिस। ठीक है। तो साइकोलॉजी, वैसे तो ये देखो, ये प्रॉपर साइंस की फील्ड से बिलोंग करते थे, लेकिन इन्होंने कुछ कुछ बातें जो है ना, वो साइकोलॉजी की डोमेन में पुट करी थी। इनके कुछ जो थ्योरीज हैं वो साइकोलॉजी की डोमेन में आगे चलकर साइकोलॉजिस्ट ने उनको सही माना। तो एक तो इनके कुछ कुछ थ्योरीज की वजह से साइकोलॉजी इन्फ्लुएंस थी, और बाद में फिजिक्स की फील्ड में जो डेवलपमेंट्स हुई, उससे भी साइकोलॉजी एज अ फील्ड में ग्रोथ और डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है। और वो फिजिक्स का एक बहुत अहम पिलर था जिसने साइकोलॉजी की डोमेन में किसी भी चीज को अगर हमें वेरीफाई करना है, साइकोलॉजी के डोमेन की बात कर रहा हूं मैं अभी ईशा, किसी भी चीज को अगर हमें साइंटिफिक तरीके से वेरीफाई करना है, तो फिजिक्स का एक बहुत फेमस मॉडल है, उसको साइकोलॉजी में अप्लाई करा जाता है, जिसका नाम है हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल। क्या नाम है ईशा? हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल। ये अब देखो क्या होता है, इसको मैं अभी आगे जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें मैं डिटेल में समझाऊंगा। हाइपोथेसिस जो होती है ना, ये जो हाइपोथेटिको है ना, यहां पर एक वर्ड एसोसिएटेड है इसके साथ, हाइपोथेसिस। ठीक है। अब क्या होता है ये हाइपोथेसिस? मैंने हाइपोथेसिस लिख लिया इसको, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है ईशा, हाँ मैं समझाता हूं आपको, एक मिनट रुको। आप किसी भी चीज पर अपना एक ओपिनियन फॉर्म कर रहे हो, ठीक है। मान लो कि आप किसी पर्सन को ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि क्या ये मेरे लिए, इसके साथ दोस्ती करना या इसके साथ रिलेशनशिप में आना टॉक्सिक रहेगा, या फिर मेरे लिए एक ये रेड फ्लैग है बहुत बड़ा। अब आपके दिमाग में इस पर्सन की जो छवि बनेगी, उसके बहुत सारे बबल्स बनेंगे आपके दिमाग में। इसका लुक्स, इसका एंगल, इसका बात करने का तरीका, इसका केयरिंग नेचर, इसका टाइम देना ना देना। उसके बाद आपका दिमाग इन सारे ओपिनियंस को लेकर एक कॉमन कंक्लूजन, एक कॉमन पॉइंट पर पहुंचेगा, और तब जाकर आपका दिमाग देगा एक थ्योरी। टेम्पररी तौर से ये थ्योरी तो वैसे तो फिक्स ही हो जाएगी आपके दिमाग में, जो आपका कंक्लूजन है, मतलब बेसिकली जो पॉइंट है आपका एक कंक्लूजन है, थ्योरी बन गई वो आपकी। लेकिन अगर पर्सन जो आपने सोचा, जो आपने इसके सारे ओपिनियन जो बनाए थे उसको लेकर एक पॉइंट पर जो है आप उसको लेकर आए और आपने उसके बारे में ये ओपिनियन बनाया, ओवरऑल ये पर्सन कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, मुझे इसका इन्वॉल्व होना है कि नहीं होना है, मुझे उससे दोस्ती करनी है कि नहीं करनी है, ये चेंज भी हो सकता है जैसे जैसे सामने वाला पर्सन अगर चेंज हो जाए, राइट। इसका एग्जांपल दूं मैं आपको रियलिस्टिक। वैसे ईशा, लव मैरिज लोग करते हैं, इसका मतलब वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं, राइट। वो कभी किसी ना किसी पॉइंट पर एक आशिक रह चुके होते हैं और उनका रिलेशनशिप अच्छा रह चुका होता है,
तभी उन्होंने डिसाइड कर रखा होता है कि हमें एक दूसरे का जीवन साथी बनकर रहना है। लेकिन लव मैरिज करने वालों के साथ क्या उनके जीवन में आगे चलकर डाइवोर्स नहीं हुए क्या? ऐसा कोई केसेस नहीं है पृथ्वी पर? बिल्कुल है। पर्सन ने जब ये सोचा था कि मुझे इससे शादी करनी है कि नहीं करनी, उसने बड़े सारे ओपिनियन को लेते हुए फाइनली ये कंक्लूड करा था कि मुझे इससे शादी करनी है। लेकिन जब सामने वाले में से कोई भी दो लोगों की एनर्जीज अलग अलग हो जाती हैं, फिर आपको लग रहा है कि किसी मतलब बंदी को लग रहा है कि अब ये पहले जैसा नहीं रहा, या फिर उसके हस्बैंड को लग रहा है अब ये मेरी वाइफ बनने के बाद पहले जैसी नहीं रही, तो पर्सन उससे डेविएट भी हो सकता है, फिर वो यू टर्न मार के डाइवोर्स भी ले सकता है उससे। अब मैं आपको ये ह्यूमनिस्टिक एग्जांपल्स क्यों दे रहा हूं? आप कहोगे सर ये तो फिजिक्स का मॉडल है। क्योंकि ईशा हमने इसको हाइपोथेटिको डेरिवेटिव मॉडल को फिजिक्स से बोरो करा है इंसानी फितरत को समझने के लिए। समझ रहे हो? इंसानी दिमाग को, उसके एटीट्यूड्स को, उसके ओपिनियंस को, ये सब समझने के लिए। तो यहां पर जब आप कोई थ्योरी दे देते हो, हाइपोथेसिस तो हो गया ओपिनियन, डिड्यूस करने का मतलब क्या होता है, डिडक्ट करने का मतलब क्या होता है, आप एक कॉमन पॉइंट पर पहुंचने के बाद आप किसी भी चीज की कंक्लूजन दे रहे हो। वो कंक्लूजन फॉर द टाइम बीइंग फिक्स्ड है, लेकिन अगर हालात और परिस्थितियां बदले तो आप फिर उसके लिए एक नई थ्योरी भी दे दोगे, आपका दिमाग एक नया ओपिनियन भी फॉर्म कर लेगा। समझ रहे हो? हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल की टर्म समझ में आई? पहले बताओ, आगे चलकर नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा वैसे, लेकिन यहां तक समझ में आया? आगे बढ़े? ठीक है। अब ये मॉडल क्या सजेस्ट करता है? कौन सा मॉडल? हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल। ये मॉडल ईशा सजेस्ट करता है साइंटिफिक एडवांसमेंट तभी हो सकती है किसी भी चीज की, मतलब अगर आपको किसी भी चीज को साइंटिफिक तरीके से प्रूव करना है ना, वो आप तभी कर सकते हो अगर आपके पास कोई एक थ्योरी है उस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए। उस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए अगर आपके पास कोई थ्योरी है, वाला काम आप तभी कर पाओगे। और आप भी जानते हो ईशा, जब भी हम वर्ड ये बोल देते हैं थ्योरी, ये थ्योरी बनने के बाद, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, थ्योरी बनने के बाद सिर्फ ओपिनियन का खेल नहीं रह जाता है। एग्री करते हो इस बात पे? जब थ्योरी बन गई है, जब उसका नाम हो गया थ्योरी, तो वो सिर्फ एक ओपिनियन नहीं रह गया है। थ्योरी को आप गुड, शाबाश, हमें उसके लिए, जैसा आप बोल रहे हो, हमें उसके लिए एविडेंसेस और प्रूफ चाहिए होते हैं, और आप उसको एम्पेरिकल साइंटिफिक तरीके से वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर उसके अंदर कोई कमी है तो आप इस थ्योरी को पूरी की पूरी तरीके से डिस्कार्ड करके एक फ्रेश थ्योरी दोगे, या फिर उस थ्योरी में, इनिशियल थ्योरी में कुछ एडजस्टमेंट्स करोगे और आपकी एक फ्रेश थ्योरी निकल कर आएगी। राइट? होगा ऐसा कि नहीं होगा? अब आपको लग रहा होगा सर हम यहां पर साइकोलॉजी के अंदर ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं साइंस वाली? देखो ईशा, एक साइकोलॉजिस्ट होता है या होती है, कोई भी हो, चाहे वो फिर मेल हो फीमेल हो, बहुत बार उनका क्लाइंट का जो उनके क्लाइंट से उनकी बात होती है, उसके बेसिस पर वो उसका एक पूरा का पूरा एक चिट्ठा जो है वो तैयार करते हैं, है ना? इसका पर्सन का नेचर ऐसा, इसका एटीट्यूड ऐसा, इसका रवैया ऐसा, इसका बिहेवियर ऐसा, इसके इमोशंस ऐसे, इसके ड्रीम्स ऐसे। लेकिन आगे चलकर ये भी तो प्रूव हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को ये भी तो लग सकता है भाई क्लाइंट कल को कहीं ना कहीं किसी एक मोड पर इंफॉर्मेशन को फॉल्सीफाई करने की कोशिश कर रहा था, और तब जाकर ये पन्ना फाड़ना पड़ेगा और फिर जाकर एक फ्रेश जो है वो बनाना पड़ेगा, तभी जाकर। अभी जैसे क्या है, इसके बेसिस पर हो सकता है साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट अपने क्लाइंट का एक ओपिनियन फॉर्म करना चाह रहा हो, उसकी एक थ्योरी देना चाह रहा हो कि ये एक ऐसी पर्सनैलिटी का पर्सन है या फिर इसको ये डिसऑर्डर है। बाद में उसको ये पता लगा कि उसका क्लाइंट इनिशियली उससे कंफर्टेबल नहीं था, इसलिए वो झूठ बोल रहा था, है ना? अब इंसानी दिमाग या हमेशा सच बोलेगा कि झूठ बोलेगा, ये इसको तो कोई 100% तो पकड़ नहीं सकता। आगे चलकर साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को पता लगा कि नहीं भाई, क्लाइंट जो है वो झूठ बोल रहा था, इन्फॉर्मेशन को फॉल्सीफाई करने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी। उसके बाद दोबारा से नई नई चीज़ें जो है वो पता लगाएगा साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, और फिर एक फ्रेश ओपिनियन फॉर्म करेगा। तो तभी मैं कह रहा हूँ कोई भी थ्योरी परमानेंट नहीं होती है, आप उसके अंदर कोई ना कोई एडजस्टमेंट करके या फिर पूरी थ्योरी को अलग करके एक फ्रेश थ्योरी हमेशा दे सकते हो।
बात समझ में आ रही है ईशा मैं क्या बोल रहा हूँ? बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं? सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा ये सब चीज़ें? थोड़ा सा टेक्निकल है यहाँ पर, हल्का सा। ठीक है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, अब समझना। तो ये मॉडल हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मॉडल क्या कहता है कि विज्ञान के क्षेत्र में आप किसी भी चीज़ को साइंटिफिकली तभी समझा सकते हो जब आपके पास एक थ्योरी हो उस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए। अब एग्जांपल पकड़ लेते हैं, जैसे ये मॉडल आया कहाँ से, कौन से डोमेन से आया? फिजिक्स से आया है ना। तो फिजिक्स की एक थ्योरी को पकड़ लेते हैं, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी किसके बारे में थी? किसको एक्सप्लेन करने के लिए? ये ब्रह्मांड कैसे आया, इस ब्रह्मांड का बर्थ कैसे हुआ, यूनिवर्स कैसे एग्जिस्टेंस में आया, राइट? बिग बैंग थ्योरी हमें क्या बताती है? एक छोटा सा एटम का मॉलिक्यूल हुआ करता था, उसका एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, उसके अंदर एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, और तब जाकर ये पूरी की पूरी जो गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, एक्स्ट्रा ये जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें, इससे जाकर ये जो ब्रह्मांड है ये उत्पन्न हुआ। और ये यूनिवर्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली एक रबर बैंड की तरह आज भी जो है वो स्ट्रेच होते हुए चल रहा है, बढ़ता जा रहा है, राइट? ठीक है। अब यहां पर अगर जब फिजिसिस्ट को, यानी कि जो फिजिक्स को पढ़ते हैं उनको हम फिजिसिस्ट कहते हैं, जब उनको इस थ्योरी को एक्सप्लेन करना था तो उन्होंने कुछ नहीं करा, बस एक सेट ऑफ स्टेटमेंट थी, ठीक है, ये समझाने के लिए कि ऐसा जो कॉम्प्लेक्स फिनोमेना कि इस ब्रह्मांड का उत्पादन कैसे हुआ, और उसको इन्होंने एक्सप्लेन करा विद द हेल्प ऑफ सम प्रोपोजिशंस। प्रोपोजिशन का मतलब होता है अपनी कुछ आर्ग्यूमेंट्स देकर, जो कि बहुत सारे फिजिसिस्ट की आर्ग्यूमेंट्स इंटर रिलेटेड थी, कि काफी ज्यादा लोगों का इस थ्योरी के ऊपर क्या था, कंसेंसस था ईशा, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि कंसेंसस में किसी का कोई डिसएग्रीमेंट नहीं होता, हो सकता है, क्रिटिसिज्म हो सकता है, लिमिटेशन हो सकती है। अब दुनिया का हर फिजिसिस्ट क्या बिग बैंग थ्योरी से क्या रिलेट करता है, एग्री करता है क्या? सारे लोग एग्री करेंगे क्या? नहीं करेंगे, जरूरी तो नहीं है। लेकिन फिर भी ये थ्योरी आज भी सबसे सही क्यों मानी जाती है, सबसे सटीक क्यों मानी जाती है? क्योंकि ज्यादातर फिजिसिस्ट इस पर एग्री करते हैं, इससे बेटर आर्ग्यूमेंट और एक्सप्लेनेशन अभी तक आई नहीं है। जब वो आएगी तो बिग बैंग थ्योरी की रेलेवेंस गिर जाएगी, राइट? तो यहां पर जब ये एक थ्योरी है और साइंटिफिकली जब फिजिसिस्ट ने, फिजिक्स पढ़ने वालों ने इसके आर्ग्यूमेंट्स दिए, इसके पीछे उन्होंने अपने पॉइंट्स रखे, कुछ प्रूफ्स रखे, तो ये थ्योरी बन गई। बनी कि नहीं बनी? ये थ्योरी बन गई। और फिर साइंटिस्टों ने क्या करा, जो अभी तक ये प्रोपोजिशंस यानी कि ओपिनियन जो आ रहे थे, फिर इसको डिड्यूस करा। डिड्यूस मतलब क्या होता है? बहुत सारे किसी के ओपिनियंस है, जैसे मैंने अभी आपको एक ऊपर बबल बनाकर दिखाया था ना, और उसमें से जो कुछ मेजॉरिटी ऑफ द बातें जो प्रूफ हो पा रही थी, उसको प्रपोज करके एक हाइपोथेसिस बनाया, एक ओपिनियन बनाया, जिसमें फिर कुछ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन दी गई, यानी कि ऐसी एक्सप्लेनेशन जिसको आप साइंटिफिकली वेरीफाई कर सको, प्रूव कर सको कि ये फिनोमेना अगर हुआ यूनिवर्स के उत्पादन का, ये हुआ तो हुआ कैसे। फिर इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करा गया कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, क्या इतने सारे फिजिसिस्ट, इतने सारे साइंटिस्ट ये चीज क्लेम कर रहे हैं। और फिर जाकर किसी भी हाइपोथेसिस को या तो आप एग्री करते हो या तो आप उसको गलत बताते हो, बेस्ड ऑन किसके बेसिस पर? बेस्ड ऑन एम्पेरिकल डेटा। और एम्पेरिकल डेटा में आपको 1000 बार एक ही बात बता रहा हूं, ऐसा साइंटिफिक डेटा होता है जिसको आप वेरीफाई कर पाते हो। काफी सारे लोग इसको वेरीफाई कर पाए, तो आप ऐसा मान लो बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करने वाले 90% साइंटिस्ट आज तक रहे हैं, और जो इसके अगेंस्ट जाते हैं वो 10% रहे हैं। लेकिन ये यहाँ पर फिर भी मेजोरिटी तो है एक तरीके से, फिर भी हम इसको कहने को तो कंसेंसस कह सकते हैं ना इसको। तो समझ गए? हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मॉडल, वैसे तो अभी यहाँ पर हमें प्रॉपर साइंस और फिजिक्स के मॉडल पर समझाया जा रहा है, लेकिन अगर आपको इंसानी फितरत का, इंसान की पर्सनैलिटी का कोई भी चीज़ अगर आपको पता लगानी है, ठीक है, ये लड़की अगर किसी भी चीज़ के बारे में ओपिनियन अपना फॉर्म करेगी तो पहले इसका दिमाग जलेगा, ये बड़ी सारी चीज़ों को फिर एक कॉमन पॉइंट पर उतारेगी
इसको बहुत सारी चीज़ें आगे चल क्लियर होंगी, तो उसके दिमाग की बत्ती चलेगी मेंटोस को खाने के बाद, है ना। और फिर जाकर ये अपने दिमाग में एक थ्योरी देगी किसी एक पर्सन के लिए कि ये पर्सन ऐसा 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 है, इसके अंदर ये सारी अच्छी बातें हैं, ये सारी बुरी बातें हैं। और इसी को तो करते हुए हम किसी के बारे में ओपिनियन फॉर्म करते हैं। बताओ ईशा, ऐसा होता है कि नहीं होता? हम जब भी किसी को जज करते हैं, किसी के बारे में ओपिनियन फॉर्म करते हैं, हमारा दिमाग सारा एक कैलकुलेशन कर लेते हैं ना कि इसके साथ आना कितना शांतिपूर्वक, कितना सुखदायक, कितना अच्छा या कितना बुरा रहेगा। हम ऐसे ही थोड़ी ना हर किसी को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लेते हैं एज अ फ्रेंड, एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ बॉयफ्रेंड, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, है कि नहीं। अब आपको बहुत बार अटैचमेंट्स के जो पर्सपेक्टिव होते हैं, आगे चलकर हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अटैचमेंट भी तो एक अलग ही चीज़ होती है कि नहीं। एग्रेशन भी तो पर्सन का एक अलग ही चीज़ होते हैं। अब जैसे आपको अगर कोई भी पड़ोसी, आपके कोई रिश्तेदार आपको कितने भी ल्यूक्रेटिव ऑफर्स दें, तो क्या आप अपने मम्मी पापा को छोड़ के उनको मम्मी पापा बनाने के लिए तैयार हो संसार में? किसी को भी 99% जनता नहीं करेगी ये वाला काम, है ना। क्यों? क्योंकि आपकी यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल फीलिंग जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व है। डैट इज कौन सी फीलिंग? अटैचमेंट, है कि नहीं। तो धीरे धीरे करके आपको समझ में आ रहा है कि साइकोलॉजी को हम लोग नेचुरल साइंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे साइंटिफिक मॉडल जो हैं वो यहाँ पर यूज होते हैं। और आप हर चीज़ को मतलब बहुत सारी चीज़ों को, हर चीज़ को तो नहीं, बहुत सारी चीज़ों को, इंसानी फितरत को भी, जिस प्रकार से जो जनरल साइंसेज होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन देकर साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करके प्रूव करते हैं किसी भी चीज़ को, सिमिलर तरीके से इंसानों की फितरत को, ह्यूमन साइकोलॉजी को भी और उसके मल्टीपल एस्पेक्ट को हम साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ प्रूव कर सकते हैं। और उसमें आपने आज एक फेमस मॉडल कौन सा सुना? हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल, जिसको कौन से साइंस के डोमेन से बोरो करा गया? साइकोलॉजी में, फिजिक्स से। ओके, इतनी बात ईशा समझ में आई? आगे बढ़े। अब हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल में आपको राइटर यहां पर एक चीज और बता रहे हैं कि जब भी आप कोई थ्योरी देते हो ना, तो वो थ्योरी ऐसा नहीं है कि आप उसको पत्थर की लकीर मान लो। टाइम टू टाइम अलग अलग ज़माने के अंदर हर एक थ्योरी रिवाइज करी जाती है, डेटा जो है वो गैदर करा जाता है अलग, और ये फिर ये देखा जाता है जो डेटा गैदर करा गया है क्या वो किसी दूसरे डायरेक्शन में पॉइंट आउट तो नहीं कर रहा एज कंपेयर टू वो डेटा जो कि प्रीवियसली किसी एक हाइपोथेसिस से सजेस्ट करा गया था। अगर नए नए पहलू निकल कर आते हैं किसी भी चीज़ के, तो थ्योरी जो है वो चेंज हो जाती है। जैसा कि मैं अभी आपको यहाँ पर ऊपर बता रहा था, फ्रेश थ्योरी आ जाएगी फिर उसके बाद। इसको प्रूव करते हैं इस बात को। पुराने ज़माने में ऐसा माना जाता था ईशा कि ये लोगों को अगर कोई डिसऑर्डर है ना, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो पहली बात है डिसऑर्डर जैसा तो कोई वर्ड ही नहीं था। लोग ये मानते थे, आज भी मानते हैं, कि इसके ऊपर काला जादू, भूत प्रेत का साया है, चौराहे से निकलते हुए, रोड से निकलते हुए इसने नींबू मिर्च पर पैर रख दिया होगा, किसी मासी ने, दूर की बुआ ने इसके ऊपर कोई टोना टोटका करवाया है, ब्लैक मैजिक करवाया है। लेकिन साइकोलॉजी की डोमेन इन सब बातों पे एग्री नहीं करेगी। जो साइकोलॉजिस्ट होंगे, जो साइकेट्रिस्ट होंगे, वो ये कहेंगे कि आपका कुछ ना कुछ डिसऑर्डर है, जिसके पीछे या तो कोई आपका जेनेटिक मॉडल रिस्पॉन्सिबल है, या तो आपका जो ह्यूमन इवोल्यूशन है, आपके जीन्स में कहीं ना कहीं आपके परदादा के परदादा के परदादा में कोई डिसऑर्डर वो रहा होगा, और आपके जनरेशन आते आते वो यहाँ पर अटक कर अपना असर दिखा रहा है, इस वजह से ऐसा है। यहाँ पर कोई ब्लैक मैजिक या काला जादू, इसका कोई सीन नहीं है। होगा ऐसा कि नहीं होगा? जो साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट होंगे, वो आपको साइंटिफिक मेथड से ठीक करने की कोशिश करेंगे, या फिर आपको कुछ नींबू मिर्च का टोना टोटका को काटने के लिए उसको कोई काउंटर टोना टोटका देंगे वो आपको, जब उनके क्लिनिक जाओगे। साइंटिफिक चीज़ों तरीके से तो वो बात करेंगे ना आपसे। तो पुराने ज़माने में जब ये माना जाता था कि भाई ब्लैक मैजिक चीज़ें जैसे कोई चीज़ें होती हैं, जादू टोना टोटका होता है, आज भी कई लोग मानते हैं। हम यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट करने नहीं बैठे कि ये सब चीज़ें होती कि नहीं होती हैं, लेकिन साइकोलॉजी जब फील्ड आगे बढ़ी तो ये थ्योरी निकल कर आई कि नहीं भाई, ब्लैक मैजिक जैसी और ऐसी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। माइंड कभी कभार जो होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल लोचा जो होता है वो हो जाता है। केमिकल लोचे का मतलब क्या होता है? हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्सेस होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, उनके अंदर
जो तार होती है वो मिसमैच हो जाती है, ठीक है, और उसकी वजह से बड़े सारे जो डिसऑर्डर्स हैं वो होते हैं, और उसको साइंटिफिकली प्रूव भी करा गया है आगे चलकर। तो एक बात बताओ, एम्पेरिकल एविडेंस आया ना, और जो थ्योरी ब्लैक मैजिक की या फिर काले साई की मानी जाती थी वो चेंज हो गई कि नहीं हो गई? बताओ ईशा, है ना? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं बार बार कि कोई भी जो थ्योरी होती है ना ईशा, वो पत्थर की लकीर नहीं होती है, साइकोलॉजी के डोमेन में स्पेशली, क्योंकि हर चीज को फिर आगे चलकर साइंटिफिकली वेरीफाई करने के बाद नई नई थ्योरी जो है वो रिवाइज करी जा सकती है, थ्योरीज में भी रिवीजन हो सकती है। तो इस हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल की अप्रोच को यूज करते हुए आप पहले क्या करोगे, एक हाइपोथेसिस फॉर्म करोगे, है ना, फिर कुछ चीज़ें, ओपिनियन आप अपना बनाओगे, फिर उसको टेस्ट करोगे कि यह सही है कि गलत है एम्पेरिकल डेटा के बेसिस पर। उसके बाद आपकी एक थ्योरी बनेगी, उस थ्योरी को आप टाइम टू टाइम रिवाइज करोगे। अगर उसमें कोई रिवीजन की नीड नहीं है तो वो थ्योरी एज इट इज चलेगी, लेकिन अगर कोई रिवीजन की नीड है तो नई नई थ्योरीज जो हैं वो आती चलेंगी। फिर उसके बाद हाइपोथेसिस देने के बाद फिर नए हाइपोथेसिस निकलेंगे, नए काउंटर आर्गुमेंट्स निकलेंगे थ्योरीज के अंदर, एज कंपेयर टू प्रीवियस वर्जन नई नई थ्योरीज जो हैं वो इन्वेंट होती रहेंगी। तो इस हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल को यूज करते हुए जब से साइकोलॉजी का डोमेन, साइकोलॉजी का डिसिप्लिन आया है, तब से साइकोलॉजिस्ट ने बड़ी सारी थ्योरीज जो हैं वो दी हैं, और उसमें से कुछ जो सिग्निफिकेंट थ्योरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे लर्निंग की थ्योरी, मेमोरी की थ्योरी, अटेंशन, परसेप्शन, मोटिवेशन और इमोशन। और आज तक, आज की तारीख तक साइकोलॉजी में जो मेजर रिसर्च होती है वो इसी हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल को यूज करती है। आप अगर किसी बच्चे को भी डील कर रहे हो ना, अगर मान लो आप चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हो अपने करियर में ईशा, है ना, तब भी आप यही करोगे। बच्चा आपके क्लिनिक में घुसा है, उसने आपका कॉफी का एक मग तोड़ दिया, आप बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट एकदम से नॉर्मल जनता की तरह आप अपना ओपिनियन थोड़ी ना बना लोगे ईशा, ये बच्चा शैतान है, ऐसा है, वैसा है, वो करके। आप पहले उसको पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करोगे, राइट? आप एक उसके बारे में, उसको टेस्ट करने के बाद, उससे बात करने के बाद एक हाइपोथेसिस फॉर्म करोगे, फिर चीज़ों को वेरीफाई करोगे ट्रू है कि फॉल्स हैं। उसके बाद आप एक, आपके दिमाग में उस बच्चे की पर्सनैलिटी को लेकर एक थ्योरी सेट होगी। अगर जैसे जैसे वो उम्र में बड़ा होगा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर चेंज होंगे, तो उसके अंदर रिवीजन भी आएगी। जैसे तारे ज़मीन पर जो मूवी थी, उसके अंदर जो आमिर खान जिस बच्चे की हेल्प करता है, दरशील की, तो उसको तो टीचरों ने घोषित कर दिया था ना, गवार है, बेवकूफ़ है, पढ़ाई के लिए नहीं बन रखा, फेल होगा। लेकिन आमिर खान ने उसको एक हेल्पिंग हैंड दिया ना, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये डिसलेक्सिया डिसऑर्डर से जूझ रहा है और ये करेक्ट करा जा सकता है। तब वो उसको हैंड होल्डिंग सपोर्ट करके दोबारा उसकी रीलर्निंग करवाता है ना, और फिर गर्मियों की छुट्टियों में जाने के बाद वो एक अलग ही पर्सनैलिटी नहीं था क्या? बताओ। तो जो थ्योरी अभी तक लोग सेट करके बैठे थे उस बच्चे के बारे में, वो चेंज नहीं हो गई उसकी इमेज और पूरी आइडेंटिटी, उसके अंदर रिवीजन नहीं हो गई क्या? नए हाइपोथेसिस नहीं बन गया क्या? यही है। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, इंसानी फितरत को समझने के लिए हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल साइकोलॉजी का सबसे प्राइमरी मॉडल है, सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, साइकोलॉजिस्ट जो है वो एक अप्रोच को, एक थ्योरी को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। एक तो हमने क्या पढ़ा आज के लेक्चर में, कौन सी थ्योरी को उन्होंने इंपॉर्टेंस दी? हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल को, जो कि कौन से सब्जेक्ट से आई है निकलकर? फिजिक्स से। इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट एक चीज को बहुत अहमियत देते हैं, एक और थ्योरी को, और वो है इवोल्यूशनरी अप्रोच। ये इवोल्यूशनरी अप्रोच जो है ये बायोलॉजिकल साइंसेस के साथ एसोसिएटेड है, यानी कि ह्यूमन इवोल्यूशन। इवोल्यूशनरी अप्रोच के साइकोलॉजिस्ट ईशा ये मानते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों का, हमारे अंदर जो बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए जो रिएक्शन निकलता है ना, या हमारे अंदर जितनी भी हैप्पी चीज़ें होती हैं या नाराज़गी वाली चीज़ें होती हैं, इसके पीछे हमारे बहुत दूर के पूर्वजों का जो रिएक्शन था वो रिस्पॉन्सिबल था, वो रिस्पॉन्सिबल था। इसलिए हम उससे, वो हमारे जीन्स में आए, ट्रांसमिट होते रहे, और वो आज भी हमें वो चीज़ें जो हैं वैसे ही रिएक्शन हमारे अंदर से पैदा करती है। एक आपको एग्जांपल दूं, मान लो ईशा, आपके बेड पर मैंने लाकर अपनी एक गन रख दी, आप इस गन को देखकर भाग जाओगे क्या? मैंने आपके बेड पर नॉर्मल एक गन रख दी अपनी लाकर, तो गन और बुलेट्स, भाग जाओगे? या कमरा छोड़ दोगे, या कमरा चेंज कर दोगे, रात को उस कमरे में नहीं सो गया अगर टेबल पे मैंने आपके गन रख दी तो?
नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना। लेकिन आपके कमरे में आपको पता है रातों रात पूरी रात के लिए एक सांप बैठा हुआ है, आप छोड़ोगे कमरा? बिल्कुल छोड़ोगे ना। आपके बेड पर बहुत बड़े साइज का एक चूहा घूम रहा है, आप छोड़ोगे बेड? जो एक स्पाइडर है या एक लिजार्ड है वो आपके बुक के ऊपर बैठी हुई है, आप टच करोगे उस बुक को? नहीं ना। अब पता है क्या है, इवोल्यूशनरी अप्रोच के साइंटिस्ट, सॉरी इवोल्यूशनरी अप्रोच के साइकोलॉजिस्ट पता है कैसे समझाते हैं इस चीज़ को? क्योंकि इंसानों ने जब वो बहुत पुराने जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने क्योंकि इसको देख रखा है, इससे उनको डर लगता था, इससे उनके रिएक्शन आते थे, इसलिए आज भी हम इनको देखकर भागते हैं, ना कि बंदूक और बॉम्ब को देखकर भागते हैं। है इंटरेस्टिंग चीज ईशा ये कि नहीं, बताओ? सोचने वाली बात है ना। नुकसानदायक तो भाई बंदूक भी है, एक बॉम्ब भी है, बहुत सारी चीजें ऐसी तो, लेकिन उससे हमें डर नहीं लगता बिल्कुल भी यार, ऐसे अगर हमारे सामने रखी हो तो। लेकिन एक छोटा सा कॉकरोच अगर एक रूम में आ जाए, आपके ऊपर अभी चढ़ जाए, आपकी चीखें निकल जाएंगी। क्यों? ये रिएक्शन आ क्यों रहा है अंदर से? और ये जनरली हर एक ह्यूमन पॉपुलेशन का क्यों होता है? कीड़ों को देखकर भाग रहे हैं, मकोड़ों को देखकर भाग रहे हैं, सांप देख लिया, क्रोकोडाइल देख लिया, तो बहुत मन में एक बेचैनी वाली फीलिंग आ रही है, दिल की धड़कनें बढ़ गई। क्योंकि इवोल्यूशनरी अप्रोच वाली साइकोलॉजिस्ट का यह मानना है कि हर एक चीज हमारी इवोल्यूशन ह्यूमन बायोलॉजी से जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारे पूर्वजों के रिएक्शन ऐसे थे, तो ये आदत बन गई इस जनरेशन तक आते आते सबकी। और ये अप्रोच जो है ना, इवोल्यूशनरी अप्रोच, ये हमें बहुत सारे तरह के जो साइकोलॉजिकल फिनोमेना उसको भी समझाती है कि पास्ट में ये जो बहुत सारे साइकोलॉजिकल फिनोमेना है ना, जैसे अटैचमेंट, बात बात पर किसी बात पर गुस्सा करना जब किसी की बात हमें पसंद ना आए, एग्रेशन दिखाना, ये सारे रिएक्शंस हमारे इसी वजह से हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इसको किसी ना किसी टाइम पर फील करा था और वो जीन्स के थ्रू ट्रांसमिट होते चले गए। एक माँ, ज़्यादातर माँ 99.99% इस चीज़ की गारंटी देकर मुझे कहो ईशा, इस छोटे से अपने बच्चे को प्यार करेगी या फिर उसे उठा उठा के दीवारों पे पटकेगी? प्यार करेगी ना। जब आप वर्क से रिलेटेड बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो या कुछ इरिटेट हो जाते हो तो आपका माथा थकेगा कि रिलैक्स होगा, बताओ? आपके चेहरे पर खुशी दिखेगी या फिर एनोइंगनेस दिखेगी, टायर्डनेस दिखेगी, है ना। ये सारी चीज़ें हमें इवोल्यूशनरी अप्रोच के साइंटिस्ट साइकोलॉजिस्ट बताते हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ये सब चीज़ें सहन करी हुई है, फील करा हुआ है, इसलिए आज हमारे अंदर वो पर्सनैलिटी के ट्रेड्स जो हैं, जो क्वालिटीज़ हैं और जो रिएक्शंस हैं, जो इमोशंस हैं, इसलिए समा रखे हैं हमारे अंदर। समझ में आई ईशा? यहाँ पर आपका टॉपिक ही बाइंड अप हो गया कि साइकोलॉजी एज ए नेचुरल साइंस कैसे वर्क करती है, और हम हर एक चीज़ को यहाँ पर साइंटिफिकली वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा एक डेडिकेटेड कोर्स चल रहा है ट्रू आईएएस एंड पीसीएस का फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑप्शनल की तैयारी करवाई जाती है। जस्ट लाइक साइकोलॉजी, हमारे पास और साइकोलॉजी के अलावा 3 और ऑप्शन अवेलेबल हैं, लॉ, PSIR, ठीक है, और हिस्ट्री, ठीक है। और दोस्तों अगर आप ये मटेरियल को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो इन PDFs को, तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ फॉर अ पर्टिकुलर चैप्टर यू नीड टू पे 21 रुपीज़। प्रोसीजर इज़ कि आपकी स्क्रीन पर जो आपको QR कोड दिख रहा है आप उसको स्कैन करिए, पेमेंट करिए 21 रुपीज़ के एक चैप्टर के लिए, और फिर स्क्रीनशॉट जो है वो आप हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं, टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर। फिर हमारी जो टीम है वो आपको ये PPTs की जो PDF है वो डायरेक्टली सेंड कर देगी, ठीक है। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।